We bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice. भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो अब देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज़, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं। अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है। जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं, उसमें उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे। सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी भी थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। तो पुरुषों के ऊपर जहाँ की बहुत ज़्यादा बर्डन भी पड़ा इस सब में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अधिकार क्षेत्र में कोई हनन नहीं हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21, जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें, वो कहता है No one to be deprived of his right to life and personal liberty except in accordance with procedure established by law। लेकिन इसमें जो right to life and personal liberty है, तो जो right to life है उसके dimensions बहुत ज़्यादा हैं। और right to life सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं। तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए। आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन्स एक्ट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41
State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing right to public assistance in cases of old age. And Article 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। उन कमज़ोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों को सुरक्षित रख सकें। हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जहाँ की ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है। पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में। Introducing the Delhi Law Citizen mobile app for the Indian citizens. This app has been specially developed for you as a citizen by the Department of Justice, Government of India in collaboration with CSC. Through this mobile app, you as an applicant can get free legal advice and assistance from professional panel lawyers of the country in all kinds of disputed matters. Download the Delhi Law Citizen mobile app today. मेजर एरियाज जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि बुज़ुर्गों के पास अपने लायक एक इनकम है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर उनके हेल्थ केयर एक बहुत ही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं फंक्शनल कैपेसिटी उनकी इम्पेयर हो जाती है। कई बार ब्लैडर कंट्रोल नहीं रहता, हाथ पैर हिलने लगते हैं, चलने में उनको सहारे की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कभी घुटने बदलवाने हैं, आर्थराइटिस है, फिर मेंटल इश्यूज़ भी, मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स भी हो जाते हैं, अल्जाइमर्स है, पार्किंसनिज्म है, डिमेंशिया है, डिप्रेशन है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हेल्थ केयर की आवश्यकता है। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हेल्पलाइंस बनाई जानी चाहिए जो कि हमारे स्टेट में बना भी रखी हैं। हाउसिंग लोन्स मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज़ काम करती रहें। उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें। अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन्स के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी, नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए। तो जहाँ वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स, प्रेजेंटेशंस, वहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं, किसके दादाजी का सबसे बड़ा पैर है, किसकी दादी के सबसे लंबे बाल हैं। तो
इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिज़ाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है। कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना। हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं। हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज़ तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं। हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स में ही, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR, किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, चाहे स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज़ रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जा कर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है, सारे के सारे हमारे पास पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा। वो ये नहीं समझते परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी, आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी, आप तो समझ सकते थे। लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफ़र को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वी गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज़ कि लोगों को पता नहीं है, जिससे की वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई-कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीज़न वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं, अवेयरनेस जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच।